हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आदर्श। एक बार फिर से आप सभी का सीयूटी इंडिया पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज एक नए टॉपिक के साथ में बातचीत करेंगे आपके हिंदी साहित्य के इतिहास पे। इसके पहले मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, काल विभाजन और नामकरण पे बातचीत किया था और उसका प्रश्नोत्तरी भी कराया था। उसके बाद मैंने उसकी अगली कड़ी में भक्ति काल पे बातचीत किया, प्रश्नोत्तरी कराया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इसके पहले के वीडियो को सभी आपने देखा होगा और अच्छे से किया होगा। तो आइए आज के एक नए इस सेशन में एक नए टॉपिक हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन है उस पे आज हम रीतिकाल पर बातचीत करते हैं। रीतिकाल में बातचीत करेंगे। रीतिकाल में आइए रीतिकाल पे बातचीत करते हैं। क्या है कि रीतिकाल, इसका देखिए भाई सभी विद्वानों का अपना अपना काल विभाजन है। तो हम यहाँ पर आचार्य शुक्ल का काल विभाजन यहाँ ऐसे बात करें कि आदर्श एवं प्रचलित काल विभाजन को लिया है। यदि हम शुक्ल की बात करें तो आचार्य शुक्ल का जो काल विभाजन का समय आपको पता होगा 1700 से क्या है भाई 1900 है, और वो भी क्या है भाई संवत में है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये शुक्ल जी का काल विभाजन है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है आदर्श एवं सर्वप्रचलित काल विभाजन, जिसका समय क्या भाई रीतिकाल का 1700 से 1850 ईस्वी तक। ठीक है, आइए पहले पॉइंट पे चलते हैं। क्या रीतिकाल में हम बात करने से पहले थोड़ा सा देख लें कि रीतिकाल को किस आचार्यों ने क्या क्या कहा है या क्या नामकरण किया है। थोड़ा सा इस पे बातचीत करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। पहला पॉइंट क्या है देखेंगे, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को। भाई आपको पता है आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा और भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा, और क्या कहा रीति काल को उत्तर मध्य काल कहा। ठीक है, पता है। ओके, आइए तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को मिस्र बंधुओं ने क्या कहा। सबसे पहले तो मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल। सबसे पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यही बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल को जो नामकरण किया, अलंकृत काल किसने कहा। तो भाई मिस्र बंधुओं ने कहा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे आइए। आचार्य शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल। ये भी देखिए भाई इंपॉर्टेंट है। रीतिकाल तो पता है शुक्ल ने कहा है, लेकिन रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ठीक है, और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, मैंने आपको बार बार बताया है कि रसाल रसाल इनका उपनाम है, याद रखिएगा। ठीक है, तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को क्या है भाई कलाकाल कहा है। ठीक है, ओके ओके, आइए अगले पॉइंट पे। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख पांच संप्रदायों में, पांच प्रमुख संप्रदाय हैं भाई, कौन कौन से, जिसमें से एक रीति संप्रदाय भी है। ओके, ठीक है, तो क्या है संस्कृत काव्य शास्त्र के पांच प्रमुख संप्रदायों में एक रीति संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक कौन है भाई, कौन बताएगा, फटाफट बताइए। आचार्य वामन। वामन क्या है भाई, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। जैसे कि मैं रीति काल को पढ़ रहा था इसलिए थोड़ा सा चर्चा करना है भाई, जरूरी था। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पे क्या है, वक्रोक्तिवादी आचार्य कौन है भाई, कुंतक। ओके, कुंतक है वक्रोक्तवादी आचार्य। कुंतक ने रीति का अर्थ क्या माना है भाई, कवि प्रस्थान हेतु माना है, अर्थात कवि कर्म की विविध प्रणाली। मीन्स रीति को कहा है कवि प्रस्थान है, किसने भाई, तो आचार्य कुंतक ने। जो वक्रोक्तिवादी, आपसे पूछा जा सकता है कि वक्रोक्तवाद का संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, तो भाई कुंतक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो कुंतक ने क्या कहा है, रीतिकाल को या रीति का अर्थ किससे लिया है, कवि प्रस्थान से, अर्थात कवि कर्म की विधि या प्रणाली को माना है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। आइए अगले पॉइंट पे। आचार्य भोज ने रीति को आचार्य भोज ने रीति को काव्य मार्ग वाच्य या वाचक चारुतत्व हेतु कहा है। मीन्स क्या कहा भाई, आचार्य भोज ने रीति को कहा क्या है कि एक काव्य मार्ग है, या काव्य मार्ग में क्या करता है भाई, काव्य में होगा, ध्यान रखें, काव्य मार्ग में वाच्य वाचक चारुत्व हेतु कहा है। कौन भाई, तो आचार्य भोज ने कहा है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। आइए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है भाई, इसे जरा ध्यान दें। अगला पॉइंट कहता है कि चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। मीन्स चिंता को आपसे पूछा जा सकता है रीति को काव्य का स्वभाव किसे कहा है, तो भाई वो चिंतामणि ने कहा। इस चीज का ध्यान रखिए। और क्या एक एग्जाम्पल दिया है कि बरनौ रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति सी मित्र। मीन्स रीति को काव्य का स्वभाव का, और ये पंक्तियां किसके भाई, बरनौ बरनो रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति सी मित्र। तो भाई ये चिंतामणि का, इसे ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है। ये देव कवि एक होते हैं, आपको मैंने पहले बताया कि देव कवि की रचनाएं बताए हैं, बिल्कुल बताए हैं। ठीक है,
देव ने भी मदनाष्टक लिखा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, देव कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। मीन्स काव्य का आपसे पूछा जा सकता है काव्य का स्वभाव को रीति को किसने कहा, तो चिंतामणि ने कहा। और काव्य का प्रवेश द्वार या काव्य का द्वार किसने कहा रीति को, तो उसने देव कवि ने कहा है। ठीक है, ओके। आइए अगले पॉइंट पे, रीति सुभाषा कवि की। देखिए भाई, रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बधु अनुसार, ये चिंतामणि का है भाई। ध्यान देंगे, ऐसी पंक्तियां आपसे पूछी जाती हैं बार बार एग्जाम में, कैसे 3-4 पंक्तियों को देख रहा हूं। मोस्टली ये पंक्तियां ऐसे पूछी जाती हैं आपसे मिलान करने में। मैं जब इसका प्रश्नोत्तरी कराऊंगा तो ऐसे इसमें आपको बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बधु अनुसार किसका है भाई, तो चिंतामणि का है। ठीक है, अगला क्या है कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीत, भाई ये देव का है। ये पंक्तियां देखो भाई, अलग अलग मैंने एक ही में ले लिया है ताकि कम समय में आप देख पाए। ये अलग अलग कई पंक्तियां हैं। पहला क्या है कि रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बधु अनुसार चिंतामणि का है। दूसरी क्या है कि अपनी अपनी, यहाँ अपनी अपनी 2 बार है, मतलब पंक्तियों में ध्यान देंगे। आपको ऐसे लिख कर नहीं आएगा, ऐसे लिख कर आएगा कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीत, भाई ये देव का है। ठीक है, अगला पॉइंट देखे कि छंद रीति समझे नहीं बिनु पिंगल के ज्ञान, भाई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे सीधे वन लाइनर भी पूछा जा सकता है। ये सारे तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे मिलान में पूछेंगे, लेकिन ये सीधे पूछा जा सकता है कि छंद रीति समझे नहीं, मीन्स छंद का मतलब रीति समझे नहीं कैसे यूज होता है छंद। ठीक है, अब बिनु पिंगल के ज्ञान, बिन ज्ञान की आप बात करने चले आए हैं, तो कौन कहता है भाई, सोमनाथ की पंक्तियां, इसे ध्यान रखेंगे। बाकी सब लोग देव भिखारी लगा देते हैं, लेकिन सोम की पंक्तियां इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है भाई, काव्य की रीति सीखी सुकविंशो, देखी सुनी बहुलोक की बातें। भाई यहाँ देखी सुनी बहुलोक की बातें अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं है, एग्जाम हॉल में आपको मैक्सिमम बार बार इतना ही शब्द पूछा जाता है कि काव्य की रीति सीखी सुकविंशो। ठीक है, धोरे क्रम क्रमते कहीं और अलंकार की रीति, ये सारे चीजें याद हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना याद रखिए काव्य की रीति सीखी सुकविंशो। तो भाई किसका है, भिखारी दास का, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसे बना लें। ओके, ठीक है। आइए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है भाई, इसे जरा ध्यान दें। अगला पॉइंट कहता है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी रीतिकाल, मात्रा हम देते हैं हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है भाई, केशव दास को माना है। ठीक है, ये सब कुछ नहीं भाई, ये काटते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या माना है भाई, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी में रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, तो केशव दास को माना है। आपसे कभी कभी ऐसे पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर किसी कवि का नाम देकर और पूछा जाएगा कि इनके अनुसार रीति का प्रथम कवि कौन है, तो ध्यान रखेंगे आचार्य जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने है वो केशव दास को माने हैं। उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पे, हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य, बार बार देखिए भाई ये भी पूछा जाता है कौन है, तो भाई ये भी केशव ही है। मीन्स आचार्य तो क्या है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार केशव दास ने ही रीतिकाल के प्रथम कवि हैं, और हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक कवि जो हैं वो भी केशव दास ही हैं। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पे, आचार्य शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। अब देखें भाई, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आचार्य केशव को माना, तो ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना भाई, तो चिंतामणि को माना है। ठीक है, अगर नॉर्मल ऐसे वहां पूछता है किसी का नाम नहीं दिया है तो चिंतामणि शुक्ल जी का लगाएंगे, लेकिन नाम देकर पूछता तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चिंतामणि के उपरांत यह परंपरा अविच्छिन्न रूप से चलता रही, मीन्स इसके बाद भी यह परंपरा चलती रही। ठीक है, अगला पॉइंट है डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशव दास, केशव दास नहीं भाई, केशव दास होगा, यहाँ पे ठेसव लिख गया, केशव है, केशव दास को ही माना है। ठीक है, क्या भाई देखिए गलत लिखा गया, यहाँ पे केशव दास ही होगा। ठीक है, केशव दास ही होगा, इसे सही कर लेंगे भाई। क्या है कि डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशव दास को ही माना है। किसने भाई, भगीरथ मिश्र ने, अर्थात जो चीजें विश्वनाथ ने माना है वही चीजें भगीरथ मिश्र ने माना है। क्लियर है, ओके। आइए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है भाई, अगला पॉइंट कहता है काव्य शास्त्र पे बात कर रहा है। देखेंगे कि काव्य शास्त्र के निश्चित परंपराओं में आबद्ध होकर
काव्य रचना, ध्यान देंगे काव्य रचना करने वाले कवियों की रीतिबद्ध श्रेणी में रखा गया है। मीन्स आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीत सिद्ध है, या कौन सा रीत सिद्ध नहीं है, या रीतबद्ध नहीं है, रीत मुक्त नहीं है। रीतियों को 3 भागों में डिवीजन किया गया, मैं आगे आपको बताऊंगा इसे। तो फिर से देखें काव्य शास्त्र के, मीन्स अब आपसे पूछा जाए, कोई पूछ सकता है ऐसे नॉर्मली आपको चलते फिरते दुनिया में कि रीतबद्ध श्रेणी क्या है। आपने तो कवियों को परख लिया है कौन कौन से कवि हैं, रीतिबद्ध श्रेणी कहते हैं किसे हैं, क्या है रीतिबद्ध श्रेणी का उपयोगिता या क्या है परंपरा उसका। तो काव्य शास्त्र के निश्चित परंपराओं में, जो काव्य शास्त्र का जो पहले से बड़ा एक निश्चित परंपरा है, उस परंपरा में लीन या आबद्ध होकर, मीन्स उससे हटकर नहीं, उसका अनुसरण करके ही होकर जो काव्य रचना करता है वो क्या कहलाता है भाई, तो रीतबद्ध है। मीन्स जो रीत की जो परिपाटी पहले से बनी आई हुई है, जो निश्चित परंपरा है, उसी परंपरा के अनुसार हम रचनाओं को अपना कर रहे हैं, तो रीतिबद्ध परंपरा में आता है। अब इसमें कौन कौन से कवि हैं भाई, तो केशवदास हैं, ठीक है, चिंतामणि है, मतीराम है, देवराम है, देव हैं, भूषण नहीं है भाई, ये भूषण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो क्या है, भूषण है, सोमनाथ हैं, भिखारी दास हैं, इलाहल नहीं है भाई, हल भिखारी दास हैं, और कुलपति मिश्र हैं, ठीक है, प्रताप शाही हैं, ये लोग हैं। कौन कौन भाई, फिर से नाम याद रख लें, केशव हैं, रीतिबद्ध में हैं, चिंतामणि हैं, रीतिबद्ध में हैं, देव हैं, रीतिबद्ध में हैं, भूषण हैं, देवबद्ध में, केशवदास देवबद्ध में, सोमनाथ देवबद्ध में, और क्या भिखारी दास हैं, कुलपति मिश्र हैं, और प्रताप शाही, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, जिन कवियों ने, अब अगला पॉइंट है जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, ध्यान देंगे, लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, किंतु रीति की परंपरा का अपने काव्य में अनुसरण अवश्य किया है। मीन्स कहने का मतलब यह कि जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की तो कोई रचना नहीं की, लेकिन किंतु रीत की जो परंपरा है उसे अपने काव्य में उसका अनुसरण अवश्य किया, जो परंपरा पहले से चली आ रही है उसका अनुसरण अवश्य किया है, तो उन्हें भाई रीत सिद्ध कवि कहा गया। जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि आप जानते होंगे बिहारी लाल को रीत सिद्ध कवि कहा गया है। ओके, ठीक है, आइए अगला पॉइंट, सेनापति। सेनापति क्या भाई, सेनापति ने क्या माना, सेनापति कृत या सॉरी सेनापति ने कृष्ण कवि और रसनिधि, इसमें कौन कौन से भाई, मीन्स कहने का मतलब रीत सिद्ध कवियों में कौन कौन से भाई, बिहारी तो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें सेनापति हैं, कृष्ण कवि हैं, रसनिधि हैं, पजनेश हैं, द्विजदेव हैं, आदि हैं। मीन्स इतने ऐसे कवि हैं जो रस सिद्ध कवि हैं, लेकिन मोस्टली आपसे बिहारी के बारे में ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इनको ध्यान रखिए। सेनापति बेबी नहीं है भाई, बेनी परवीन इनका नाम है, ठीक है, याद रखिए, याद आ गया, ठीक है। सेनापति, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, पजनेश और द्विजदेव, ये रसनिधि का ये रस सिद्ध कवि हैं। रीति बंधन को अस्वीकार कर स्वच्छंद गति से, देखिए भाई इसी में ले लिया गया, इसे एक अलग पॉइंट में होना चाहिए, तो आप अलग पॉइंट में कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। क्या है भाई कि रीति बंधन को अस्वीकार कर दिया, मीन्स अब एक तीसरे टाइप के कवि आते हैं। पहले तो रीतिबद्ध कवि हो गए जो रीतियों का अनुसरण किया, दूसरे कौन कवि आए, लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं लेकिन रीति परंपराओं का अपने काव्य में अनुसरण किए, तो रीति सिद्ध हो गए। अब तीसरे टाइप के जो कवि आ रहे हैं वो रीति का जो परंपरा पहले बिल्कुल उसे हटा देते हैं, कहते हैं नहीं भाई मैं इसे नहीं मानूंगा, मैं एक अलग तरीके से अपने तरीके से करूंगा। तो रीति बंधन को अस्वीकार करके स्वच्छंद गति से अपने काव्य में 13 में अपने काव्य में क्या प्रेम की पीर की अभिव्यक्ति की, प्रेम की पीर को अभिव्यक्त किया। भाई ध्यान दे, प्रेम के पीर, इसके बारे में हमको अच्छे से बताएंगे। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम के पीर शब्द को 4 जगह यूज किया है, प्रयोग किया है, और चारों जगह अलग अलग कवियों के लिए। मैं थोड़ा सा बारीकी अंतर है मैं उसे बताऊंगा अगले क्लास में, या इसी में देखते हैं आगे, ठीक है। क्या है कि इसमें इन्होंने स्वच्छंद गति से अपने काव्य में प्रेम की पीर को अभिव्यक्त किया है, और उन्हें क्या कहते हैं भाई, रीत मुक्त कहते हैं। मीन्स जब आप ही बताइए, जब हम पहले से चली आई किसी परिपाटी को छोड़ देंगे और अपने तरीके से हम काम करेंगे, हम क्या होंगे, हम उन सारे बंधनों से मुक्त होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो एक कवि ऐसे ही थे, इसलिए इन्हें रीत मुक्त कवि कहा गया है। मुझे लगता है आप इतना जरूर समझ लिए होंगे कि रीति की 3 कैटेगरी है, अभी तक हमने आपको बताया नहीं, लेकिन इसके माध्यम से मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा। क्या भाई, पहला है क्या है, रीतिबद्ध है
ठीक है। दूसरा क्या है, रीति सिद्ध है, ठीक है। और तीसरा क्या भाई, तीसरा क्या है, रीति मुक्त है कि नहीं है, बिल्कुल रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, रीति काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन है। मीन्स आपसे कोई पूछा जाए रीति काल के दो प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, क्या क्या हैं, सबसे ज्यादा जो सबसे प्रचलित है तो नायिका भेद है और श्रृंगार रस का विवेचन है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, बात बताइए भाई, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आइए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, इसे ध्यान दें कि विषय की दृष्टि से रीतिबद्ध कवि चार प्रकार के होते हैं। मीन्स अब क्या है कि देखिए, अब जो रीतिबद्ध कवियों को चार प्रकार में बांट दिया गया, क्या कि विषय की दृष्टि से रीति, क्या भाई, अब यहाँ पर देखिए, अब रीतिबद्ध कवि की बात किया जा रहा है कि विषय की दृष्टि से रीतिबद्ध कवि चार प्रकार के हैं। पहला क्या है, सर्वांग निरूपक कवि हैं। दूसरा क्या है, रस निरूपक कवि। तीसरा अलंकार निरूपक कवि, ठीक है। और चौथा छंद निरूपक कवि, ठीक है। के आइए अगले पॉइंट पे, काव्य शास्त्र की दृष्टि से केशव दास की जो रसिक प्रिया ग्रंथ है, कवि प्रिया, नखशिक और नखशिक और छंदमाला है, इंदमाला नहीं भाई, छंदमाला उल्लेखनीय है। मीन काव्य शास्त्र की दृष्टि से केशव की जो रचना है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नखशिक और छंदमाला उल्लेखनीय है। रसिक प्रिया जो है 1648 बाई संवत में है, इसे ध्यान रखिएगा। 1648 का मुख्य प्रतिपाद मीन्स आपसे पूछा जाए कि आचार्य केशव का जो ग्रंथ है रसिक प्रिया, इसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, तो भाई देखिए कभी कभी आपसे रचनाओं के डीप में भी पूछ लिया जाता है, तो इससे ध्यान रखें। इसका मुख्य प्रतिपाद्य श्रृंगार रस का विवेचन है, विवेचन है भाई, विवेचन है। और नायिका भेद उल्लेख है, और इसमें नायिका भेद का भी उल्लेख है, ठीक है। ओके, आइए अगले पॉइंट पे, कवि प्रिया संवत 1658, आपको बताए हैं संवत में 57 साल घटा देंगे तो आपको ईस्वी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देख लें 1658 दिया है, 1658 में हम -57 करेंगे तो क्या बचेगा भाई, मेरे पास 1601 बचेगा। अर्थात कवि प्रिया की जो रचना है वो 1601 ईस्वी में हुआ है, क्लियर है, तो ध्यान दें। कवि प्रिया की रचना का उद्देश्य पाठकों को काव्य शास्त्र की शिक्षा देना है, ठीक है, काव्य शास्त्र की शिक्षा। इसमें 18 काव्य दोषों का यूज किया गया है। मीन्स कवि प्रिया का जो प्रतिपाद्य पूछा जाए क्या है, रसिक प्रिया में क्या है तो नायिका भेद है, श्रृंगार रस का विवेचन है। वही आपसे कवि प्रिया में पूछा जाए तो पाठकों को काव्य शास्त्र की शिक्षा देना है, और 18 काव्य दोषों का इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, ओके, ठीक है। आइए अगले अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट क्या कहता है भाई, इसे ध्यान दें। अगला पॉइंट क्या कहता है कि केशव ने भक्ति और ज्ञान काव्य की परंपरा में विज्ञान गीता वीर गाथा वर्णन, ध्यान दें भाई, क्या है कि केशव ने भक्ति और ज्ञान काव्य की परंपरा में विज्ञान गीता और वीर गाथा वर्णन की परंपरा में वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका तथा प्रबंध काव्य परंपरा में रामचंद्रिका की रचना की। ध्यान दे भाई, एक लाइन में आपको 3-3 4-4 पॉइंट मिल रहे हैं, 3-3 4-4 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। क्या दिया जा रहा है भाई कि केशव ने भक्ति और ज्ञान, अब आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से विज्ञान गीता में किसका वर्णन है, तो भक्ति और ज्ञान का, या केशव के कौन से रचना में, कौन से ग्रंथ में भक्ति एवं ज्ञान का वर्णन है, तो भक्ति एवं ज्ञान काव्य की परंपरा में इन्होंने विज्ञान गीता को लिखा। और वीर गाथा, वीरों का जो वर्णन हुआ इसके परंपरा में उन्होंने क्या लिखा, वीर सिंह देव और जहांगीर जैसन का। भाई वीर सिंह देव तो आप क्लियर, नाम को देखते ही करें, वीर सिंह देव, जहाँ वीरता की बात, मतलब वीर गाथा काल का उसमें वीर गाथा का वर्णन है, ठीक है। और जहांगीर जस चंद्रिका में तथा प्रबंध काव्य की बात करें तो इस परंपरा में रामचंद्रिका की रचना की है, ठीक है। ओके, आइए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है भाई, चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पतरु, इस चीज का ध्यान देंगे। कवि कुल कल्पतरु, चिंतामणि का है कवि कुल कल्पतरु, कल्पतद्रुम नहीं, कल्पतरु की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। आगे बताएंगे, इसका जो थोड़ा सा भिन्न है। चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पतरु में आठ प्रकरण क्या है, सोरठा छंद में है। मीन्स
कल्पतरु में जो चिंतामणि क्या है, इसका जो 8 प्रकरण है सोरठा छंद में है। ठीक है, उदाहरण के क्या है, और क्या है, उदाहरण में कवित्त सवैया में क्या है, कवित्त सवैया में लक्षण निरूपण में चिंतामणि ने प्राय मम्मट का अनुसरण किया है। मीन्स हम उदाहरण में देखें तो कवित्त सवैया और लक्षण निरूपण ने क्या किया है, चिंतामणि ने क्या किया, उसमें मम्मट का ही अनुसरण किया है। क्लियर है? ठीक है, आइए अगले पॉइंट पे। चिंतामणि की जो रस विलास, अब ध्यान देंगे भाई, भाव विलास की बात नहीं हो रही है देव की, यहाँ पे चिंतामणि की बात, रस विलास की बात हो रही है। आप रस विलास आते ही आप देव को लगाएंगे, लेकिन इस चीज का ध्यान के देव का भाव विलास है, न कि रस विलास। रस विलास भाई इंपॉर्टेंट रचना, बार बार कंफ्यूज करने के लिए आपको चिंतामणि ऑप्शन में रहेंगे और देव भी रहेंगे ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा। चिंतामणि की जो रस विलास है, इसमें या इस पर क्या है, भानुदत्त की रसमंजरी। ठीक है, भानुदत्त की रसमंजरी, ये क्वेश्चन इस बार नेट में पूछा गया भाई, रसमंजरी की रचनाकार कौन है, भानुदत्त। तो रसमंजरी एवं विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का प्रभाव है। मीन्स जो रस विलास है चिंतामणि की रचना, इस पर किसका प्रभाव है, तो भानुदत्त की रसमंजरी और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का इस पर प्रभाव है। इन्हीं की कृति एक है छंद विचार। ठीक है, में प्राकृत पैगलम के आधार पर नियमों का उल्लेख है, और कृति श्रृंगार मंजरी नायिका भेद का सुंदर और विशद ग्रंथ है। ठीक है, इसमें सूक्ष्म विवेचन की प्रधानता है। यह भानुदत्त की रस मंजरी पर आधारित है। मीन्स जो श्रृंगार मंजरी है यह भानुदत्त के रस मंजरी पर ही आधारित है। क्लियर है? एक बार फिर से इस लाइन को देख लें, इन्हीं की कृति छंद विचार है चिंतामणि भाई। तो प्राथमिक पैगलम के आधार पर नियमों का उल्लेख, और क्या है, कृति श्रृंगार मंजरी भी। श्रृंगार मंजरी क्या है, नायिका भेद का सुंदर और विशद ग्रंथ है। इसमें सूक्ष्म विवेचन की प्रधानता है और भानुदत्त की रस मंजरी पर आधारित है। क्लियर है? ठीक है, ओके, आइए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है भाई, तो ध्यान दे भाई, क्या है, कुलपति मिश्र। ठीक है, कुलपति मिश्र की रस रहस्य चिंतामणि के कवि कुल कल्पतरु के समान सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। मीन्स क्या है भाई, कुलपति मिश्र का जो रस रहस्य है वो चिंतामणि के कवि कुल कल्पतरु के समान सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, अगले पॉइंट पर ये कुलपति मिश्र की जो रस रहस्य पर मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण और केशव की रसिक प्रिया का, क्या भाई क्या बात है, इस ग्रंथ पे तीन तीन ग्रंथों का प्रभाव देखा गया। किस पर भाई, तो क्या दिया है कि कुलपति मिश्र का जो रस रहस्य है, कुलपति मिश्र के रस रहस्य पे 3 ग्रंथों का, कौन कौन से ग्रंथों का भाई, तो मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण और केशव का रसिक प्रिया का प्रभाव इस पर मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, कविवर देव का पूरा नाम देवदत्त। भाई ध्यान देंगे, कभी कभी कवियों का पूरा नाम भी पूछते रहते हैं, वास्तविक नाम भी पूछा जाता है। तो देव का पूरा नाम क्या भाई, देवदत्त है। ये हिंदी में नायिका भेद की प्रवर्तम रचना करने वाले आचार्यों कवियों में देव क्या है भाई, देव सर्वोपरि कवि थे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, देव की सर्वश्रेष्ठ कृति भाई भाव विलास। देखिए आ गया ना भाव विलास, मैंने पहले भी बताया भाव विलास क्या भाई, देव की है। लेकिन रस विलास किसका है भाई, तो रस विलास जो है चिंतामणि का है, ध्यान रखिएगा। देव की सर्वश्रेष्ठ कृति भाव विलास है। इसमें भाव, नायिका भेद और अलंकारों का वर्णन किया गया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है भाई, इसे जरा ध्यान दें कि देवकृत शब्द रसायन या काव्य रसायन, ध्यान दें भाई, शब्द रसायन या काव्य रसायन ये कई ग्रंथ है, इसका 2 नाम है। देव की कृति ध्यान रखेंगे, शब्द रसायन या काव्य रसायन में विविध शब्द शक्तियों के साथ तात्पर्यावृत्ति का भी वर्णन है। और जाति विलास, देखिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लेकर बहुत काफी फेमस हुआ जाति विलास को लेकर। जाति विलास में क्या चीज है, अभी थोड़ा बताते हैं आपको इसके बारे में। जाति विलास में देखिए आगे दिया भी है, अनेक प्रांतों और जातियों के स्त्रियों का सौंदर्य वर्णन और राग रत्नाकर में संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। में देव का जो देव का जो जाति विलास जो रचना है, देव क्या करते भाई, जो भ्रमण करते थे और वहां पे उन्होंने क्या किया, विभिन्न विभिन्न स्त्रियों का वर्णन किया। और केवल स्त्रियों के नहीं बल्कि विभिन्न जातियों की स्त्रियों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अनेक प्रांतों अन्य जगह जातियों की स्त्रियों का सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है, अन्य भी चीजें है। अगला क्या है, राग रत्नाकर एक संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। ठीक है, इन्हीं का ध्यान रखिएगा, राग रत्नाकर भी। ठीक है, अगला पॉइंट, देवकृत प्रेम चंद्रिका भी एक रचना, इनका ध्यान रखिएगा, में विषय वासना के तिरस्कार है।
और प्रेम महात्म्य का वर्णन देव शतक आध्यात्मिक ग्रंथ है। ध्यान देंगे कि प्रेम चंद्रिका भी देव का है और एक देव शतक भी है जो कि आध्यात्मिक ग्रंथ है। और देव चरित कृष्ण के जीवन चरित से संबंधित। भाई देव से क्लियर तो देव को लगेंगे देव का रचना है, ठीक है, देव से क्लियर है। ठीक है, अगला पॉइंट, देव कवि का देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबंध चंद्रोदय नाटक का पद्यबंध अनुवाद है। आपसे पूछा जा सकेगा कि देव का कौन सा ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद है, तो भाई देव माया प्रपंच जो कि संस्कृत है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, अलंकार निरूपक होगा। निरूपक में देव ने केशव को आदर्श माना है। मीन्स देव ने अलंकार निरूपक में केशव को सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। ठीक है भाई, ओके। आइए अगले पॉइंट पे देखिए कौन आ गए भाई, भिखारी आ गए। भिखारी पे बातचीत करते हैं। भिखारी दास की रस सारांश देखेंगे भाई, रस सारांश है, रसराज नहीं है, रसराज मतीराम का है, ध्यान रखिएगा। तो रस सारांश इस विवेचन संबंधी ग्रंथ है। ठीक है, और काव्य निर्णय सर्वांग निरूपक काव्य है। ठीक है, और 200 पिरोल के 15 तरंगों में मांत्रिक, नहीं भाई ये सब कुछ नहीं। ठीक है, आगे ध्यान दे, छंदों का परिचय दिया गया है। इससे पूरे हिंदी में इतने विस्तार से छंदों का विवेचन नहीं किया गया भाई। ये 200 पिरोल नहीं है भाई, यहाँ कुछ और होना चाहिए। एक सेकंड तो हम बताते हैं। भिखारी दास का जो रस सारांश है, पहला पार्ट है, पहले पार्ट में भिखारी दास, ठीक है, काव्य सर्वम और छंदोबड़ पिंगल। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या लिखा है, 200 पिरोल लिखा है। ये 200 पिरोल नहीं है भाई, इसे ध्यान देंगे। ठीक है, क्या है ये, 200 पिरोल नहीं है, ये छंदो बण क्या भाई, छंदो बण पिंगल है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। क्या है भाई, भिखारी दास का रस सारांश इस विवेचन संबंधी ग्रंथ, क्या है, विवेचन संबंध, रस विवेचन संबंधी, इसने भाई रस विवेचन होगा। ठीक है, रस विवेचन संबंधी ग्रंथ है। और काव्य निर्णय क्या है भाई, काव्य निर्णय भी महत्वपूर्ण। आप काव्य निर्णय देव को लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान दें काव्य निर्णय भिखारी दास का है, सर्वांग निरूपक काव्य है। और छंदोबढ़ पिंगल के 15 तरंगों में मात्रिक और बार्डिक छंदों का परिचय दिया गया है। इससे पूर्व हिंदी में इतने विस्तार से छंदों का विवेचन नहीं हुआ है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट ग्वाल कवि का है। ग्वाल कवि का सर्वप्रमुख ग्रंथ साहित्यानंद है। इस चीज का ध्यान रखें, साहित्यानंद किसका है भाई, तो ग्वाल कवि का है। यह 2443 मतलब 2443 छंदों का है भाई, दंदों का नहीं है, छंदों का है। ठीक है, छंदों की विशालकाय रचना वाला कवि में कवि पक्ष की अपेक्षा आचार्य पक्ष की प्रधानता दी गई है। मीन्स ग्वाल के साहित्यानंद में कवि पक्ष की महत्ता नहीं दी गई, बल्कि वहां आचार्य की महत्ता दी गई है। ठीक है, अगला पॉइंट है सैयद गुलाम नबी। इनका वास्तविक नाम रसलीन। आपसे पूछा जा सकता है कि रसलीन का पूरा नाम क्या है, तो सैयद गुलाम नबी नाम है। ठीक है, सैयद गुलाम नवीन जो है, नबी रसलीन कृत अंग दर्पण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा है अंग दर्पण किसकी रचना है, तो रसलीन का है, में नखसिक वर्णन है। इस ग्रंथ का प्रसिद्धि क्या है, एक दोहा है। इस ग्रंथ कौन सा दोहा भाई, कि रसलीन का जो अंग दर्पण है यह क्या है भाई, एक नक्सिक वर्णन है। और इस ग्रंथ की प्रसिद्धि का एक दोहा है, सबसे प्रसिद्ध दोहा है। क्या है भाई, कि अमी हलाहल रस भरे, इस भरे नहीं भाई, रस भरे है। क्या है भाई, कि अमी हलाहल रस भरे श्वेत श्याम रतनार आ जियत भरत झुक झुकी परत जेहि चितवत एक बार। भाई ये तो रट गया है, जैसे मुझे भी, आपको भी रट लीजिए। क्या है कि अमी हलाहल रस भरे, अमी हलाहल रस भरे श्वेत श्याम रत्नार अजियत मरत झुक झुकी परत जे ही चितवत एक बार। तो ध्यान देंगे, रसलीन का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पंक्तियां भी पूछी जाती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सब कुछ बढ़िया तो है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है भाई, कि रसलीन का महत्वपूर्ण ग्रंथ रस प्रबोध है। एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, रस प्रबोध संवत 1998 साल घटा दीजिए, इसमें आ जाएगा। इसमें 1117 दोहा छंदों में सभी
सभी रसों के अतिरिक्त 8 सात्विक भाव, 33 संचारी भाव और नायक नायिका भेद आदि की इसमें विवेचन है। किसमें भाई? रस प्रबोध ग्रंथ में। रसलीन का दोहा दोहा छंद पर अद्भुत अधिकार था। मीन्स रसलीन को कहें तो इसके दोहा छंद पर अद्भुत अधिकार था। ठीक है, अगला है मतिराम। मतिराम का है ललित ललाम भी है, रसराज भी है, ध्यान दीजिएगा। तो ललित ललाम अलंकार संबंधी ग्रंथ है तथा अन्य ग्रंथ क्या है? इस राज में रसराज है। ठीक है, रसराज है, इसमें श्रृंगार रस और नायिका भेद का निरूपण किया गया है। मीन्स ध्यान दें, जो क्या है मतिराम का जो ललित ललाम है अलंकार संबंधी ग्रंथ है, जबकि रसराज जो है इसमें नायक और नायिका में क्या है कि रस का श्रृंगार रस और नायिका भेद का निरूपण किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? केशवदास। केशवदास ने अलंकार को प्राण माना है। अलंकार को प्राण, काव्य की प्राण माना है। मीन्स अलंकार को क्या माना है भाई? केशवदास ने अलंकार को ही काव्य का प्राण मान लिया। बोला कि काव्य, किसी भी काव्य में यदि अलंकार नहीं है तो फिर अलंकार काव्य कोई मतलब नहीं है। मीन्स का अलंकार को क्या माना? काव्य का प्राण माना है। और इनकी मान्यता है कि भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंक्तियां है भाई, इस चीज का ध्यान रखिए। भूषण एक जगह होना चाहिए। भूषण बिनु, बितु ने भाई बिनु होगा यहाँ पर, न कर लिएगा। ठीक है, क्या करेंगे भाई? न कि भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। ठीक है, मित्र। अगला पॉइंट है महाराजा जसवंत सिंह कृत क्या है? भाषा भूषण। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में, चाहे एमए का एंट्रेंस हो चाहे कोई भी हिंदी साहित्य से क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है कि महाराजा जसवंत सिंह। आप लोग भाषा भूषण देखते ही केशवदास को लगा देते हैं बहुत लोग, लेकिन ध्यान देंगे महाराजा जसवंत सिंह का है। और अलंकार, अलंकार विवेचन, अलंकार विबंधन है भाई, अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ है। क्या है भाई? अलंकार विवेचन संबंधी एक ग्रंथ है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आइए भाई अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है, थोड़ा इसे ध्यान दें कि भूषण की वास्तविक नाम घनश्याम है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था। इनके काव्य में ओज गुण और वीर रस की प्रधानता है। भूषण जो है रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि। अब आपसे पूछा जा सकता है कि रीतिकाल की राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? तो भाई वो भूषण को कहा जाता है। और भूषण का वास्तविक नाम क्या है? तो घनश्याम है। इनके काव्य में किसकी प्रधानता है? तो ओज की प्रधानता है, ओज गुण का, वीर रस का प्रधानता है। ठीक है, अगला भूषण की जो शिवराज भूषण है अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें 105 अलंकारों का लक्षण उदाहरण दिए गए। किसमें भाई? तो शिवराज भूषण में। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट पद्माकर। पद्माकर रीति काव्य परंपरा के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं। अब ध्यान देंगे, रीति काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो अंतिम कवि हुआ वो कौन हुआ भाई? तो पद्माकर हुए। ध्यान दें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि अंतिम में कौन है? पद्माकर। इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी गई। रीतिकालीन किस कवि को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी गई? तो पद्माकर को दी गई भाई। पद्माकर कृत एक जगत विनोद है, जगत नींद नहीं भाई, जगत विनोद, जगत। ठीक है, जगत विनोद, तो वी इसमें आ गया है, या ऐसे कर लें जगत विनोद भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते भाई कि पद्माकर कृत जगत विनोद की श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहते हैं, श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहते हैं। और हिम्मत बहादुर बिरुदावली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पद्माकर का ध्यान रखिएगा। हिम्मत बहादुर बिरुदावली जो है, अब देखिए हिम्मत बहादुर से क्लियर हुआ कि वीर रस का रचना होगा, जिसमें वीर रस प्रधान है। और पद्माभरण अलंकार एक और है, पद्माभरण भी क्लियर है, पद्माकर का होगा, तो अलंकार ग्रंथ है। और ताप्य राम रसायन, ताप्य ने भाई राम रसायन ग्रंथ दोहा चौपाई में है। ठीक है, और प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा भी देखिएगा भाई, भक्ति सॉरी पद्माकर का प्रबोध पचासा जो है भक्ति और वैराग्य संबंधी ग्रंथ है। आपको रचनाओं को ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसका वर्णन का भी ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है, आइए अगले पॉइंट पे। पद्माकर क्या कहते हैं भाई? अगले पॉइंट पे देखें, पद्माकर ने सरदार अदाजी के अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया। मीन्स हितोपदेश का अनुवाद किसने किया भाई? तो पद्माकर जी ने किया। अगला पॉइंट, दूल्हा एक कवि हुए और इनका क्या है? कवि कुल कंठाभरण। मैंने इसके पहले आपको बताया कवि कुल कल्पतरु किसका है भाई? फटाफट कमेंट करें, बताएं। कवि कुल कल्पतरु तो चिंतामणि। और यहाँ पर क्या भाई? कवि कुल कंठाभरण। एक और आएगा कवि कुल कल्पद्रुम। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दें, पहले कवि कुल कंठाभरण, कंठाभरण शब्द याद के भाई दूल्हा का है। यह अलंकार निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, अगला है कि रीतिकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद क्या है भाई? तो सवैया है। रीतिकालीन
कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद क्या है? तो सवैया है। मतिराम कृत वृत्त कौमुदी, ध्यान देंगे। रसराज ललित ललाम तो है ही, वृत्त कौमुदी भी है। मतिराम कृत वृत्त कौमुदी के अन्य नाम क्या है? छंदसार पिंगल या छंदसार संग्रह। अब आपसे वृत्त कौमुदी को पूछ सकता है कि छंदसार पिंगल किसका है या छंदसार संग्रह किसका है, तो ये भी भाई मतिराम का है। अगला है सुखदेव मिश्र के वृत्त विचार, एक ग्रंथ देखिए भाई, वृत्त विचार किसका है? तो सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र कृत वित्त विचार क्या है? छंद सार, भाई छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण, मतलब जो वृत्त विचार है छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, सब कुछ समझ में आ रहा है। ओके, आइए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? भूषण का वास्तविक नाम, ये तो हो गया भाई। पद्माकर, ये भी हो गया। ठीक है, ओके, बस आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि हम, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अच्छे से इसे समझा होगा और एक अच्छा सा नोट भी बना रहे होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। एक बार फिर से आप सभी का सीयूटी इंडिया पर हार्दिक स्वागत है। बने रहें, जुड़े रहें, संपूर्ण तैयारी बहुत ही अच्छे से आप करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।